हाँ बच्चों देखो, पिछली क्लास में हमने बंधन ऊर्जा के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और बंधन ऊर्जा के 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी किए थे। अब तीसरा एग्जाम्पल तुमको करना है वो उसी पैटर्न का ही है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ, जिसमें हमको दे रखा है कि कोई बड़ा नाभिक X है जिसकी द्रव्यमान संख्या 200 है। अब ये स्वतः ही टूट रहा है और टूट करके Y और Z में कन्वर्ट होता है, जहाँ Y की द्रव्यमान संख्या 80 और Z की द्रव्यमान संख्या 120 है, ठीक? अब इस बार भी इन सब का एग्जैक्ट द्रव्यमान देने की जगह X, Y और Z इन सब की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हमको दे रखी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्माशोषी होगी। मतलब उसमें ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो देखना है। और अगर ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हुई तो इस अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो तुमको बताना है। ये तो इसको तुम खुद ट्राई करना, 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना और खुद ट्राई करो उसको। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये एक्स नाभिक टूट करके वाई और जेड में कन्वर्ट हो रहा है ना। इन तीनों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दे रखी है। तो सबसे पहले चेक करना है कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो देखना है। ये तो उसका सिस्टमैटिक मेथड मैंने पिछली क्लास में बताया था। वही तरीका कि हम क्या करेंगे, क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा निकालेंगे और क्रिया फल की कुल बंधन ऊर्जा निकालेंगे और फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की बंधन ऊर्जा से नाभिक की ऊर्जा निकाल लेंगे। और एक बार नाभिक की ऊर्जा आ गई, उसके बाद तो तुमको साफ-साफ पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी या देनी पड़ेगी, पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्रिया कारक और क्रियाफल की कुल बंधन ऊर्जा निकाल लेते हैं। चलो पहले क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो क्रिया कारक में नाभिक X है ना, तो बताओ नाभिक X की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 6.5 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दे रखी है और इस नाभिक X में ऐसे-ऐसे 200 न्यूक्लियन है, तो कुल बंधन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 6.5 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू 200 पे गुणा कर देना, तो ये गुणा कर देना तुम्हारे पास क्रिया कारक की कुल बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी? ये 1300 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आएगी। चलो क्रियाफल की कुल बंधन ऊर्जा देखते हैं। तो क्रियाफल में एक तो वाय नाभिक है, तो वाय नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 7 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो बताओ वाय नाभिक के ऐसे-ऐसे 80 न्यूक्लियन है, तो कुल बंधन ऊर्जा इंटू 80 हो गई। और दूसरा क्रियाफल Z है, तो जो Z नाभिक है उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इसमें ऐसे-ऐसे 120 न्यूक्लियन है, तो बंधन ऊर्जा इंटू 120। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्रियाफल की कुल बंधन ऊर्जा आ जाएगी। ये 80 इंटू 7 तो 560 और 120 इंटू 8 करेंगे तो 960। इसको जोड़ देना तो तुम्हारे पास आएगा 1300 कितना, हाँ 1520। तो इसको सॉल्व जोड़ दोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्रियाफल की बंधन ऊर्जा हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1520 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आ गई, ठीक। बस आराम से बताओ कि क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा निकाली और क्रियाफल की बंधन ऊर्जा निकाली। अब यहाँ जाकर अटक मत जाना, मैंने चमका कर बताया था कि क्रिया कारक और क्रियाफल की बंधन ऊर्जा निकाली ना, तो अब सबसे मेन स्टेप की अब इससे क्रिया कारक और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा निकालेंगे, है ना? पहले क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा देखते हैं। तो हमको पता है कि बंधन ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, नाभिक की ऊर्जा उतनी ही नेगेटिव। तो क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा 1300 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो नाभिक की ऊर्जा
-1300 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगी। और ऐसे ही क्रियाफल की भी नाभिक की ऊर्जा निकालते हैं ना, तो बस क्रियाफल की बंधन ऊर्जा 1520 है, तो नाभिक की ऊर्जा ऑब्वियसली -1520 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये होगी, ठीक है? तो हमको पता है कि बंधन ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, नाभिक की ऊर्जा उतनी नेगेटिव। बस क्रिया कारक और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा निकाली। बस नाभिक की ऊर्जा निकाली, अब तो साफ-साफ पता चल रहा है कि बताओ क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा छोटी नेगेटिव है, दिख रहा है ना? ये -1300 और -1520 है। तो साफ-साफ देख सकते हैं कि क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा छोटी नेगेटिव है, छोटी नेगेटिव है मतलब ज़्यादा है, और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा बड़ी नेगेटिव है, बड़ी नेगेटिव मतलब कम है। तो इतना तो हम समझते होंगे कि क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा छोटी नेगेटिव है मतलब ज़्यादा है, और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा बड़ी नेगेटिव मतलब कम है। तो बस हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि शुरू में नाभिक की ऊर्जा ज़्यादा है और बाद में नाभिक की ऊर्जा कम है। तो साफ-साफ देख सकते हैं कि शुरू में नाभिक की ऊर्जा ज़्यादा और बाद में नाभिक की ऊर्जा कम हो रही है, मतलब कन्फर्म है कि ऊर्जा मुक्त हो रही है ना? बोल सकते हैं कि जैसे शुरू में नाभिक की ऊर्जा ज़्यादा है 10 है, बाद में नाभिक की ऊर्जा कम है 3 है। तो बस शुरू में नाभिक की ऊर्जा 10 और अंत में नाभिक की ऊर्जा 3 हो गई, तो ऊर्जा मुक्त होगी, और कितनी मुक्त होगी? इन दोनों के अंतर के बराबर मतलब 7। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा ज़्यादा है, क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा कम है। तो बस शुरू में नाभिक की ऊर्जा ज़्यादा और बाद में कम है, मतलब कन्फर्म है कि इस नाभिक की अभिक्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा मुक्त होगी मतलब पक्का पता चल गया कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी या एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है ना? ये हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है? अब आगे पूछा है कि अगर ऊष्माक्षेपी है तो ऊर्जा मुक्त कितनी होगी? तो बस ऊर्जा मुक्त कितनी होगी? प्रारंभिक माइनस अंतिम, मतलब प्रारंभिक नाभिक की ऊर्जा माइनस अंतिम नाभिक की ऊर्जा। तो प्रारंभिक नाभिक की ऊर्जा तो माइनस 1300 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, माइनस अंतिम नाभिक की ऊर्जा माइनस 1520 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसको सोल्व करोगे तो मुक्त ऊर्जा तुम्हारे पास कितनी आएगी? ये घटाएंगे तो 220 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। और तुम ये भी सोच सकते हो कि बताओ अगर इसको सॉल्व करने पे ऐसा आता कि बताओ क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा ऐसे -10 आती और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा -3 आती। है ना? मान लेते हैं डेटा डिफरेंट है, और चलो मान लेते हैं कि क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा -10 और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा -3 है। तो तब तुम सोच सकते हो कि क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा बड़ी नेगेटिव है मतलब कम, और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा छोटी नेगेटिव मतलब ज्यादा है। तो बताओ शुरू में नाभिक की ऊर्जा कम है और बाद में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा है, तो बस, है ना? शुरू में नाभिक की ऊर्जा कम और बाद में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा है, मतलब नाभिक की ऊर्जा बढ़ानी होगी, और नाभिक की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उल्टा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा देनी पड़ेगी तब फिर ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कल भी 2 करवाए थे, ये एक और करा दिया। तो मेरे ख्याल से अब इस टाइप के चिल्लर क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी, इजीली तुम इसको कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो, बंधन ऊर्जा पे बेस कॉमन टाइप के क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब इस बंधन ऊर्जा पे बेस कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना? इसको देख लेना। तो ये क्वेश्चन अपनी शीट का ही है, ठीक? जेईई 99 में आया था, और ये और भी कुछ एग्जाम में पूछा गया है, AEEE में पूछा गया है, उसके बाद एम्स के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, ठीक? तो इसको करते हैं। ठीक, देखो इस बार हमको बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या A के साथ ग्राफ दे रखा है, और प्रैक्टिकली भी ग्राफ ऐसा ही आता है, और इस बार भी हमको ग्राफ ऐसा ही दे रखा है, ठीक? सॉरी, ठीक वही बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ
ग्राफ दे रखा है और हमको दे रखा है कि इसमें 4 नाभिक हैं। ये नाभिक एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू ऐसे 4 नाभिक हैं। ये ग्राफ से दिख रहा है कि जो जेड नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या 30, वाई नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या 60, एक्स नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या 90 और डब्ल्यू नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या 120। और ये जितने भी नाभिक हैं इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन भी हमको ग्राफ में दे रखी है, ठीक है। अब 4 हमको अलग-अलग नाभिक की अभिक्रियाएं दे रखी हैं, है ना? 4 ऑप्शन में हमको नाभिक की अभिक्रियाएं दे रखी हैं। तो बस हमको देखना है कि इनमें से कौन सी नाभिक की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, मतलब कि इसमें हमको ऊर्जा देनी होगी, और कौन सी नाभिक की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, मतलब किस नाभिक की अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी वो देखना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमको ऐसे 4 अलग-अलग रिएक्शन दे रखी हैं। इन चारों को हमको चेक करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो इसमें स्मार्टनेस रखना है यार, कि कई चीज़ों को लॉजिकली कर सकते हैं और कई चीज़ों में लॉजिकली नहीं लगा सकते, वहाँ हमको मैथमेटिकली करना पड़ेगा। ये तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं। तो देखो ए ऑप्शन में दे रखा है कि y जो नाभिक है वो विघटित होकर के 2z में कन्वर्ट हो रहा है ना? सबको चेक करते हैं पहले ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि जो y नाभिक है वो विघटित होकर के 2z में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमको देखना है कि ये जो अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा मुक्त होगी या है ना, इसमें ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी वो देखना है। तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इसको तो लॉजिकली कर सकता है ना? तो देखो हमको अच्छे पता है कि चाहे कोई भी नाभिक की अभिक्रिया हो, कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहती है। जैसे तुम बताओ कि शुरू में Y था, तो बताओ इस Y में भी न्यूक्लियन की संख्या कितनी थी? 60, और वो कन्वर्ट होकर के 2Z में कन्वर्ट हो रहा है। एक Z में न्यूक्लियन की संख्या 30 है, तो 2Z में न्यूक्लियन की संख्या कितनी होगी? 60। तो क्रिया कारक में भी न्यूक्लियन की संख्या 60 है और क्रियाफल में भी 60 है, ठीक है? तो हमको अच्छे पता है। आगे मूर्खता भरी चीज नहीं बोलूंगा, अच्छे ध्यान रखना कि चाहे कोई भी नाभिक की अभिक्रिया हो, चाहे नाभिक की विखंडन हो रहा हो, संलयन हो रहा हो, कोई भी नाभिक की अभिक्रिया हो, उसमें कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहती है ना? बस इस ए ऑप्शन को कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली कर सकता है। तो तुम बताओ कि ए ऑप्शन में जो y नाभिक है वो विघटित होकर के 2z में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि चाहे कोई भी नाभिक की अभिक्रिया हो, कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन बताओ y से z में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घट रही है ना? तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि कोई भी नाभिक की अभिक्रिया हो, कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन इस बार y से z कन्वर्जन हो रहा है, और साफ-साफ ग्राफ से दिख रहा है कि बताओ y से z कन्वर्जन हो रहा है, मतलब इस बार बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटेगी। अब तुम बताओ कि कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन y से z में जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटेगी, तो ऑब्वियसली कुल बंधन ऊर्जा भी घटेगी, है ना? ये ध्यान रखना कि कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन y से z में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घट रही है। और बताओ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटेगी तो कुल बंधन ऊर्जा भी घटेगी। अब बताओ कुल बंधन ऊर्जा घटेगी तो नाभिक की ऊर्जा बढ़ेगी। हमको पता है कि बंधन ऊर्जा जितनी पॉजिटिव, नाभिक की ऊर्जा उसकी नेगेटिव होती है, उल्टी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार बंधन ऊर्जा घटेगी तो नाभिक की ऊर्जा बढ़ेगी। और तुम बताओ कि नाभिक की ऊर्जा बढ़ेगी मतलब शुरू में नाभिक की ऊर्जा कम होगी और बाद में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो तब नाभिक की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमको इस बार ऊर्जा देनी पड़ेगी। और बताओ ऊर्जा देनी पड़ेगी मतलब कंफर्म पता चल गया, है ना? ऊर्जा देनी पड़ेगी मतलब कंफर्म पता चल गया कि ये अभिक्रिया ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो मैंने लॉजिकली कैसे किया समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना है। ये स्मार्टनेस होनी चाहिए। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि चाहे कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया हो, कुल न्यूक्लियॉन की संख्या तो उतनी की उतनी ही रहती है। लेकिन Y से Z में कन्वर्जन हो रहा है और ग्राफ से दिख रहा है कि Y से Z में कन्वर्जन होगा तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन घटेगी। अब बताओ, ये तो बताओ कि कुल न्यूक्लियॉन की संख्या तो उतनी की उतनी है, लेकिन Y से Z में कन्वर्जन हो रहा है तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन घट रही है। तो बताओ कुल बंधन ऊर्जा भी घटेगी और बंधन ऊर्जा घटेगी तो नाभिक की ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि नाभिक की ऊर्जा बंधन ऊर्जा की नेगेटिव होती है। तो बस बंधन ऊर्जा घटेगी तो नाभिक की ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब शुरू में नाभिक की ऊर्जा कम होगी और बाद में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो नाभिक की ऊर्जा बढ़ेगी और बताओ नाभिक की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमको ऊर्जा उल्टी देनी पड़ेगी और ऊर्जा देनी पड़ेगी मतलब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो कोई स्मार्ट पर्सन होगा तो ऐसे लॉजिकली डायरेक्ट कर देगा, लेकिन अगर कोई मंद बुद्धि है तो वो चाहे तो बेवकूफ टाइप से कैलकुलेट भी कर सकता है कि गधों टाइप से क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा निकालो, क्रियाफल की बंधन ऊर्जा निकालो, वैसे भी कर सकते हैं। एक बार महामूर्खों के टाइप से कर लेता हूँ। तो चलो पहले क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा निकालनी है। तुम बताओ कि क्रिया कारक में क्या है, वाय नाभिक है, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी है 8.5 और इसमें ऐसे ऐसे 60 न्यूक्लियन है तो कुल बंधन ऊर्जा इंटू 60 सॉल्व कर लेना कितना आ जाएगा 8.5 इंटू 2 17 इंटू 30 ये 510 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गई। और ऐसे ही क्रियाफल की बंधन ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो क्रियाफल में दो जेड के नाभिक हैं तो जेड जो नाभिक है उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 5 है तो इसमें ऐसे ऐसे 30 न्यूक्लियन है तो बंधन ऊर्जा इंटू 30, लेकिन क्रियाफल में जेड के दो नाभिक है तो इंटू जेड। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 300 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो बस क्रिया कारक और क्रियाफल की बंधन ऊर्जा निकाली तो अब नाभिक की ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। आराम से बताओ कि क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा 510 है तो नाभिक की ऊर्जा माइनस 510 होगी और क्रियाफल की बंधन ऊर्जा 300 है तो नाभिक की ऊर्जा माइनस 300 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बस अब साफ साफ दिख रहा है। ये बताओ क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा बड़ी नेगेटिव है, ये नाभिक की ऊर्जा बड़ी नेगेटिव मतलब कम है और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा छोटी नेगेटिव मतलब ज्यादा है। तो बस पक्का पता चल गया कि शुरू में नाभिक की ऊर्जा कम होगी और बाद में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा होगी। मतलब इस बार नाभिक की ऊर्जा बढ़ेगी और नाभिक की ऊर्जा बढ़ाने के लिए तो हमको उल्टा ऊर्जा देनी होगी तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। लेकिन ये मूर्खता आगे नहीं करेंगे यार, है ना? ध्यान रखना, फालतू का कैलकुलेशन किया। ए पार्ट में तो लॉजिकली बोल सकते हैं कि Y से Z कन्वर्जन हो रहा है, तो चाहे कोई भी नाभिक की अभिक्रिया हो, कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन Y से Z में कन्वर्जन हो रहा है तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटेगी। कुल न्यूक्लियन की संख्या उतनी है लेकिन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटेगी तो कुल बंधन ऊर्जा भी घटेगी। कुल बंधन ऊर्जा घटेगी तो नाभिक की ऊर्जा बढ़ेगी। नाभिक की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी मतलब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। ये गधोटाई से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं थी। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो गई, ठप्पा लग गया। अब चलो और आसान कौन सा दिख रहा है, सी आसान दिख रहा है। तो चलो पहले सी को पकड़ते हैं, सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में दे रखा है कि W कोई नाभिक है और वो टूट करके 2Y में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी वो देखना है। बताओ इसको भी हम लॉजिकली कर सकते हैं, अब मूर्खता नहीं करेंगे, है ना? इसको भी हम लॉजिकली बोल सकते हैं। ये तो हमको दे रखा है, ये सिंग से लिखते हैं चलो। इसमें हमको दे रखा है कि, है ना, सी ऑप्शन में दे रखा है कि W कोई नाभिक है और ये नाभिक विघटित होकर के 2Y में कन्वर्ट हो रहा है ना? बस इसको भी हम लॉजिकली बोल सकते हैं, है ना? तो हम कॉमन से, है ना, हमको अच्छे से पता है कि चाहे कोई भी नाभिक की अभिक्रिया हो, कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी ही रहती है, लेकिन बताओ W से Y कन्वर्जन हो रहा है ना? W से Y कन्वर्जन हो रहा है मतलब ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ेगी। अब तुम बताओ कि
कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन W से Y कन्वर्जन हो रहा है मतलब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ेगी, तो कुल बंधन ऊर्जा भी बढ़ेगी। और चलो तुम बताओ कि कुल बंधन ऊर्जा बढ़ेगी तो नाभिक की ऊर्जा घटेगी। हमको पता है कि नाभिक की ऊर्जा तो बंधन ऊर्जा की उल्टी होती है। तो बस कुल बंधन ऊर्जा बढ़ेगी तो नाभिक की ऊर्जा घटेगी। और तुम बताओ नाभिक की ऊर्जा घटेगी मतलब शुरू में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा होगी और बाद में नाभिक की ऊर्जा कम होगी। तो तुम बताओ कि शुरू में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा और बाद में नाभिक की ऊर्जा कम है, मतलब नाभिक की ऊर्जा घट रही है। ऊर्जा घट रही है तो कंफर्म है कि इस बार ऊर्जा मुक्त होगी। और बताओ ऊर्जा मुक्त होगी मतलब कंफर्म है कि ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, ये बोल सकते हैं। और अगर ज्यादा ही प्रेम आ रहा है तो इसको ऐसे गधों से कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो ये सी ऑप्शन कैसे चेक किया समझ गए ना? वो इसमें सी में हमको ये दे रखा है कि डब्ल्यू कोई नाभिक की ओर टूट करके 2y में कन्वर्ट होता है। अभिक्रिया कैसी होगी वो देखना है ना? तो ध्यान रखना कि इसको भी हम लॉजिकली बोल सकते हैं, है ना? तो इसको भी हम लॉजिकली कर सकते हैं। तो हमको पता है कि चाहे कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया हो, कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन W से Y कन्वर्जन हो रहा है मतलब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ रही है। अब बताओ कुल न्यूक्लियन की संख्या तो उतनी रहेगी, लेकिन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ रही है तो कुल बंधन ऊर्जा भी बढ़ेगी। और कुल बंधन ऊर्जा बढ़ेगी तो नाभिक की ऊर्जा घटेगी, मतलब शुरू में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा होगी, बाद में नाभिक की ऊर्जा कम होगी। तो नाभिक की ऊर्जा घट रही है मतलब अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। और इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त हो रही है मतलब अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। तो ध्यान रखना कि ए और सी ऑप्शन तो बिल्कुल सीधे साधे थे, इसलिए इनको तो हमने लॉजिकली कर लिया, ठीक ना? अब बी ऑप्शन देखते हैं। ये पेज भर गया इसलिए मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक ना? है ना? वही सेम वही क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन देखना। तो देखो बी ऑप्शन में दे रखा है कि डब्ल्यू कोई नाभिक है ना? बी ऑप्शन में दे रखा है कि डब्ल्यू कोई नाभिक है और ये नाभिक विघटित होकर के एक्स और जेड में कन्वर्ट हो रहा है, सही है ना? तो डब्ल्यू जो नाभिक है वो विघटित होकर के एक्स प्लस जेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमको देखना है कि इस बार इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी या देनी पड़ेगी, वो देखना है। तो ध्यान रखना अब हम धर्म संकट में फंस गए। तुम बताओ कि W से अगर केवल X कन्वर्जन होता, है ना? स्मार्टली बताओ कि W से X कन्वर्जन होता, सॉरी W से केवल X में कन्वर्जन होता तब तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ती, तो कुल बंधन ऊर्जा भी बढ़ती। और W से केवल Z में कन्वर्जन होता तो बताओ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटती, तो कुल बंधन ऊर्जा भी घटती। लेकिन इस बार धर्म संकट है मतलब इस बार W जो है वो टूट करके X और Z में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ W की तुलना में X की तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा है, लेकिन W की तुलना में Z की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है। बस इस बार कुल बंधन ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी वो लॉजिकली डिसाइड नहीं कर सकते, है ना? ध्यान रखना इस बार कुल बंधन ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी उसको लॉजिकली डिसाइड नहीं कर सकते। बस इस बार हमको डिटेल कैलकुलेशन से करना होगा। हाँ सॉरी बच्चों, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बी पार्ट में, है ना? W की तुलना में X की तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा है लेकिन Z की कम है, तो इस बार कुल बंधन ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी लॉजिकली डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस बार हमको शरीफों से कैलकुलेशन से करना होगा। तो बस वही अपना सदियों पुराना तरीका कि क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा निकालेंगे और क्रियाफल की कुल बंधन ऊर्जा निकालेंगे और उससे फिर नाभिक की ऊर्जा निकाल लेंगे, है ना? तो चलो पहले क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा देखनी है। तो तुम बताओ कि क्रिया कारक क्या है? W का नाभिक है ना? क्रिया कारक W का नाभिक है। इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है और W में ऐसे-ऐसे 120 न्यूक्लियन है। तो बताओ कुल बंधन ऊर्जा कितनी होगी? 7.5 इंटू 120, इसको सॉल्व कर लेना कितना आएगा? 900। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा कितनी हो गई? 900 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये हो गई, ठीक है? अब क्रियाफल की बंधन ऊर्जा निकालते हैं। तुम बताओ कि क्रियाफल में तो x है
इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8 है और X में ऐसे-ऐसे 90 न्यूक्लियन है, इसलिए इसकी बंधन ऊर्जा 8 × 90 मतलब कितनी हो गई? 720 हो गई। हाँ। और अब Z की देखते हैं, तो बता जो Z है उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 5 है और इसमें ऐसे-ऐसे 30 न्यूक्लियन है, इसलिए बंधन ऊर्जा इंटू 30, तो इसे क्रियाफल की कुल बंधन ऊर्जा आ गई, कितनी आ गई? 720 प्लस 150 मतलब 870 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आ गई। अब तुम बताओ कि क्रिया कारक और क्रियाफल की बंधन ऊर्जा निकाली, तो अब सबसे मेन स्टेप है नाभिक की ऊर्जा निकालेंगे। पहले क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा बस आराम से बताओ कि क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा 900 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो नाभिक की ऊर्जा माइनस 900 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगी। और ऐसे ही क्रियाफल की देखना, तो क्रियाफल की बंधन ऊर्जा 870 है, तो नाभिक की ऊर्जा माइनस 870 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगी। तो बस अब तो बोलते हैं हिंदी में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो तुम देखते ही बताओ कि क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा बड़ी नेगेटिव है, बड़ी नेगेटिव है मतलब कम है, और क्रियाफल की बंधन ऊर्जा छोटी नेगेटिव है, छोटी नेगेटिव है मतलब ज्यादा है। दिख रहा है तुमको? तो क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा बड़ी नेगेटिव मतलब कम और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा छोटी नेगेटिव मतलब ज्यादा है। तो तुम बताओ कि इस बार प्रारंभ में तो नाभिक की ऊर्जा कम है और अंत में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा हो रही है, मतलब नाभिक की ऊर्जा बढ़ रही है, और नाभिक की ऊर्जा बढ़ाने के लिए तो हमको ऊर्जा देनी होगी। और बताओ ऊर्जा देनी होगी मतलब अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, है ना? ये बोल सकते हैं, है ना? तो ये स्मार्टनेस है यार। ये ए और सी ऑप्शन में तो लॉजिकली चेक कर सकते थे, तो लॉजिकली कर लिया, लेकिन इस ऑप्शन में हम लॉजिकली नहीं कर सकते, तो मैथमेटिकली कर लिया। चलो ऐसे अब डी ऑप्शन देखना, तो देखो डी ऑप्शन में दे रखा है कि एक्स कोई नाभिक के ये टूट करके वाई और जेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ऊर्जा मुक्त हो गया, देनी पड़ेगी, वो देखना है। तो बस इस डी ऑप्शन में भी वही धर्म संकट है कि बताओ अगर x से y में कन्वर्जन होता तब तो बंधन ऊर्जा बढ़ती और x से z में कन्वर्जन होता तो बंधन ऊर्जा घटती, लेकिन इस बार जो x है वो y प्लस z में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ x की तुलना में y की तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा है, लेकिन x की तुलना में z की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है। तो इस बार कुल बंधन ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी उसको हम लॉजिकली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो डी ऑप्शन में भी बिल्कुल शरीफ बच्चों के टाइप से मैथमेटिकली करना पड़ेगा, मतलब वही क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा, क्रियाफल की बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा आ गई तो उससे नाभिक की ऊर्जा। अब तो फटाफट कर सकते हैं। चलो पहले क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा देखते हैं। तो क्रिया कारक क्या एक्स नाभिक है, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8 है और इसमें ऐसे-ऐसे 90 न्यूक्लियन है, तो बंधन ऊर्जा 8 × 90 मतलब क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा कितनी हो गई? 720 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ही होगी। अब क्रियाफल की देखते हैं, तो क्रियाफल में एक तो वाई नाभिक है, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 8.5 और इसमें ऐसे-ऐसे 60 न्यूक्लियन है, तो बंधन ऊर्जा इंटू 60। और दूसरा Z, तो Z की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 5 है और ऐसे-ऐसे 30 न्यूक्लियन है, इसे बंधन ऊर्जा इंटू 30, तो इससे हमारे पास क्रियाफल की कुल बंधन ऊर्जा आ गई। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा? 510 प्लस 150 मतलब 660 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ही आ गई। तो बस आराम से बताओ कि क्रिया कारक और क्रियाफल की बंधन ऊर्जा आ गई तो नाभिक की ऊर्जा निकाल लेंगे। पहले क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा तो क्रिया कारक की बंधन ऊर्जा 720 है, तो नाभिक की ऊर्जा माइनस 720 होगी। और क्रियाफल की देखते हैं, नाभिक की ऊर्जा देखते हैं, तो क्रियाफल की बंधन ऊर्जा 660 है, तो उसकी नाभिक की ऊर्जा माइनस 660 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी होगी। तो बस यहाँ भी अब साफ-साफ दिख रहा है कि क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा माइनस 720 और क्रियाफल की माइनस 660, तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा बड़ी नेगेटिव है, बड़ी नेगेटिव है मतलब कम है, और क्रियाफल की नाभिक की ऊर्जा छोटी नेगेटिव है, छोटी नेगेटिव मतलब ज्यादा है। बस कंफर्म बोल सकते हैं, है ना? कंफर्म बोल सकते हैं कि क्रिया कारक की नाभिक की ऊर्जा
कम है ना? बोल सकते हैं कि क्रिया कारक की मतलब प्रारंभ में नाभिक की ऊर्जा कम है और क्रिया फल की मतलब अंत में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा है। तो तुम बताओ कि शुरू में नाभिक की ऊर्जा कम है और बाद में नाभिक की ऊर्जा ज्यादा हो रही है, मतलब नाभिक की ऊर्जा बढ़ रही है। और बताओ नाभिक की ऊर्जा बढ़ाने के लिए तो हमको ऊर्जा देनी होगी, और ऊर्जा देनी होगी मतलब यह अभिक्रिया भी ऊष्माशोषी होगी। बस हम बोल सकते हैं कि ए, है ना, ए ऑप्शन, बी और डी, इन तीनों में तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी, और जो सी ऑप्शन है उसमें अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। ये तो हमारे टाइम पे आया था जेई 99 के टाइम में, उसमें बस यही पूछा था कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, तो सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी इस टाइप से। तो ध्यान रखना कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने में 10 मिनट लग गए, लेकिन तुम 1 या 2 मिनट में फटाफट कैलकुलेशन से कर सकते हो। तो जो चीजें लॉजिकली कर सकते हैं उसको लॉजिकली करेंगे, और जिसमें लॉजिक नहीं लग पा रहा उसमें मैथमेटिकली करेंगे, है ना? तो इजीली इसको तुम कर सकते हो। अब चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपनी शीट में दे रखा है, ये तुमको ट्राई करना, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। ये तो जो अपने जेई के बच्चे हैं उनके लिए तो एक्सरसाइज 3 में पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 जो जेई 2008 में आया था, हो सकता है कि तुम्हारी शीट में क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो, लेकिन जेई 2008 में आया था। ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा था बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का। तो इसको तुम घर पे ट्राई करना, ये भी अभी बताया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। फिर इसको तुम खुद ट्राई करना, होमवर्क की फॉर्म में करना, और मुझे बताना, ठीक है? और जो मेडिकल के बच्चे हैं, ये तो मेडिकल की शीट में एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 10 है ना? सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन मेडिकल की अपनी जो शीट है उसमें एक्सरसाइज 1 के ई सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो मेडिकल के बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करना। क्वेश्चन एक ही है, नंबर डिफरेंट है, ठीक है? तो जो जेई के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, और नीट के जो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शीट में इस वाले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। अभी बताया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे दिमाग की जो भी जाले हैं सब हट जाएंगे, भ्रम का पर्दा पूरा तुम्हारा हट जाएगा। हाँ बच्चों देखो, इसमें कुछ और छोटे-छोटे कंसेप्ट आते हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखो इसी न्यूक्लियर फिजिक्स में एक और छोटा-सा कंसेप्ट आता है, किसी भी पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी, या हिंदी में इसको विराम द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है? तो एक बार देखते हैं कि ये विराम द्रव्यमान ऊर्जा मुँह दुखने आता है, तो मैं रेस्ट मास एनर्जी यही शब्द का यूज़ करूँगा। वो एक एक बार देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, वो देखते हैं, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना, ये अच्छे ध्यान रखना कि आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार, ध्यान रखना दो कि आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान m हो, तो m द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लेकिन अगर भूल गए हो तो ध्यान रखना अच्छे से, है ना? तो ध्यान रखना मतलब कि 19वीं सदी में तो लोग द्रव्यमान और ऊर्जा को अलग-अलग मानते थे, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि दोनों में रिलेशन होता है। तो हम आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो ये m द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो बस हम परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि कोई भी द्रव्यमान जितनी ऊर्जा के तुल्य होता है उसे रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं, है ना? परफेक्ट शब्दों में ये बोल सकते हैं कि कोई भी द्रव्यमान जितनी ऊर्जा के तुल्य होता है उसको रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं। और हमको अच्छे पता है कि आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार कोई भी द्रव्यमान m है तो वो किसकी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा के तुल्य होगा? E इक्वल टू mc स्क्वायर ऊर्जा के तुल्य होगा, है ना? अभी बताया था कि आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार कोई भी द्रव्यमान m है वो कितनी ऊर्जा के तुल्य होगा? E इक्वल टू mc स्क्वायर। और कोई भी द्रव्यमान जितनी ऊर्जा के तुल्य होता है उसको उस द्रव्यमान की रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं, है ना? तो बस आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कोई भी द्रव्यमान जितनी ऊर्जा के तुल्य होगा उसको रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं, और द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य हमको पता है। फिर हमको पता है कि कोई m द्रव्यमान है तो कितनी ऊर्जा के तुल्य होगा? mc स्क्वायर। तो m द्रव्यमान mc स्क्वायर जितनी ऊर्जा के तुल्य होगा तो इसी को रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं। तो उस फॉर्मूले की फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई m द्रव्यमान हो तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी? mc स्क्वायर।
ये जहाँ c प्रकाश का वेग होता है। बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि कोई m द्रव्यमान है तो कितनी ऊर्जा के तुल्य होगा, E इक्वल टू mc² और ये जितनी ऊर्जा के तुल्य होता है उसी को रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो द्रव्यमान m के समानुपाती होती है। m इंटू सी स्क्वायर ही होती है ना, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो द्रव्यमान के समानुपाती होती है। बस आगे ऐसे ध्यान रखना कि अब रेस्ट मास एनर्जी शब्द से डरने की जरूरत नहीं, समझ जाना कि रेस्ट मास एनर्जी के अंदर कौन छुपा होता है, द्रव्यमान ही छुपा होता है। तो ध्यान रखना कि अब कभी भी रेस्ट मास एनर्जी पूछी है तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली उस पार्टिकल का द्रव्यमान पूछा है, या रेस्ट मास एनर्जी दे रखी है, समझ जाना कि इनडायरेक्टली उस पार्टिकल का द्रव्यमान दे रखा है। तो मैं बोलूंगा रेस्ट मास एनर्जी, लेकिन तुमको सुनाई क्या देना चाहिए, द्रव्यमान। और हम भगवान का नाम लेकर के बोल सकते हैं कि किसी का भी द्रव्यमान m हो तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी mc², दैट्स ऑल, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो रेस्ट मास एनर्जी और ये सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हमने। अब इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन भी हम, हाँ बच्चों देखो, ये रेस्ट मास एनर्जी का भी कंसेप्ट पढ़ लिया। अब उसी पे बेस कुछ बहुत क्लोज क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बहुत कॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये मैंने पिछली क्लास में ही तुमको पूछा था, है ना, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो, इस बार हमको क्वेश्चन में पूछा है कि 6 बिखरे हुए प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। हमको ये दे रखा है कि 6 विलगित प्रोटॉन और 6 विलगित न्यूट्रॉन है और उसके कंपटीशन में कार्बन का नाभिक है। तो बस हमको पूछा है कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इनका द्रव्यमान ज्यादा होगा या फिर कार्बन नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा होगा, है ना। इन दोनों में से किसका द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होगा वो देखना है, ठीक है। फिर किसका द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा वो देख लिया, तो फिर हमको डराने के लिए पूछा है कि इसकी और इसकी तुलना में रेस्ट मास एनर्जी किसकी ज्यादा होगी वो देखना। बात तो एक ही है यार, द्रव्यमान का कंपैरिजन पूछा और रेस्ट मास एनर्जी का पूछा उड़े। और उसके बाद तीसरे पार्ट में ये पूछा है कि इसके और इसके द्रव्यमान में जो थोड़ा सा अंतर होगा वो बंधन ऊर्जा से किस टाइप से रिलेटेड होगा वो पूछा है, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे कल ही पूछ चुका हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये तो हमको दे रखा है कि एक तरफ 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और उसके कंपटीशन में दूसरा कार्बन के नाभिक का द्रव्यमान है। तो हमको पूछा है कि इन दोनों में से थोड़ा सा ज्यादा कौन होगा वो देखना है। ये तो देखो, अगर किसी 10th के बच्चे को अगर ये पूछे, है ना, ध्यान रखना कि किसी 10वीं क्लास के बच्चे को अगर ये पूछे तो वो तो ये आंसर देगा कि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और कार्बन नाभिक का द्रव्यमान बराबर होगा, इस टाइप से बोलेगा। लेकिन हमने ठीक है ना, हमने पिछली क्लास में बंधन ऊर्जा का कंसेप्ट पढ़ा था और बंधन ऊर्जा के कंसेप्ट के आधार पर तुम कॉम सॉरी हमने कल बंधन ऊर्जा का कंसेप्ट देखा था और बंधन ऊर्जा के कंसेप्ट से हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होगा और उसकी तुलना में कार्बन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा सा कम होगा, है ना। और इनके द्रव्यमान में जो अंतर होगा वो बंधन ऊर्जा के समानुपाती होगा, ठीक है। तो चलो इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। तो हमको पूछा है कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उसकी कंपटीशन में कार्बन नाभिक का द्रव्यमान, दोनों में से थोड़ा ज्यादा कौन होगा वो देखना है। तो मेरे ख्याल से, है ना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन को देखते ही तुम समझ गए होंगे, इसमें हमको बंधन ऊर्जा की किताबी डेफिनेशन का यूज, है ना, तो इसमें हमको बंधन ऊर्जा की किताबी डेफिनेशन का यूज करना होगा। तो चलो हम ऐसा करते हैं, है ना, हम ऐसा करते हैं कि 6 बिखरे हुए प्रोटॉन लेते हैं और 6 बिखरे हुए न्यूट्रॉन लेते हैं और इन सबको कंबाइन करके कार्बन नाभिक का निर्माण करते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था ना, वही बंधन ऊर्जा की बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि 6 बिखरे हुए प्रोटॉन और 6 बिखरे हुए न्यूट्रॉन लेते हैं और इन सबको कंबाइन करके कार्बन नाभिक का निर्माण करते हैं, है ना। तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि 6 बिखरे हुए प्रोटॉन और 6 बिखरे हुए न्यूट्रॉन को कंबाइन करके अगर कार्बन नाभिक का निर्माण करेंगे
तो इस नाभिक के निर्माण करने में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी और हमको पता है कि नाभिक का निर्माण करने में जो ऊर्जा मुक्त होती है वही बंधन ऊर्जा के बराबर होती है। बाकी इतना पक्का बोल सकते हैं कि 6 बिखरे हुए प्रोटॉन और 6 बिखरे हुए न्यूट्रॉन को कंबाइन करके अगर कार्बन नाभिक का निर्माण करेंगे, तो इस प्रक्रिया में बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। और है ना, तुम बताओ कि इस प्रक्रिया में, है ना, तुम बताओ कि इस रिएक्शन में ऊर्जा मुक्त हो रही है। ऊर्जा मुक्त हो रही है मतलब निश्चित रूप से द्रव्यमान में लॉस हो रहा है, और द्रव्यमान में लॉस हो रहा है मतलब पक्का है कि क्रिया कारक का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होगा, और उसकी तुलना में कार्बन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम होगा। ऐसे हम लॉजिकली बोल सकते हैं। तो क्या बोला, समझ गए ना? वही बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन कि 6 बिखरे हुए प्रोटॉन और 6 बिखरे हुए न्यूट्रॉन को सम्मिलित करके अगर कार्बन नाभिक का निर्माण करें तो बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। और बताओ, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त हो रही है मतलब निश्चित द्रव्यमान में लॉस हो रहा है, और द्रव्यमान में लॉस हो रहा है मतलब क्रिया कारक का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, और उसकी तुलना में कार्बन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा सा कम होगा। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में पूछा है कि फिर रेस्ट मास एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो हम लोग रेस्ट मास एनर्जी शब्द से बिल्कुल डरते नहीं है। हमको पता है कि रेस्ट मास एनर्जी के अंदर द्रव्यमान ही छुपा होता है। तो तुम बताओ कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा है, तो रेस्ट मास एनर्जी भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना? और उसकी तुलना में कार्बन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम है, तो रेस्ट मास एनर्जी भी थोड़ी कम होगी। है, तो बस ये जो LHS में उसका द्रव्यमान ज्यादा है थोड़ा सा, तो रेस्ट मास एनर्जी भी ज्यादा, और RHS में जो कार्बन का नाभिक है उसका द्रव्यमान थोड़ा कम, तो रेस्ट मास एनर्जी भी थोड़ी कम होगी। वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो एक जैसे ही थे। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखना। तो अगले पार्ट में हमको ये पूछा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा, कार्बन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम होगा, तो इनके और इनके द्रव्यमान में जो थोड़ा-सा अंतर होगा वो बंधन ऊर्जा से किस टाइप से रिलेटेड होगा वो देखना है। बस कर सकते हैं ना? बिल्कुल जैसे कल किया था, सीधे-साधे बच्चों टाइप से वैसे ही करते हैं, ठीक ना? तो हमको पूछा है कि ये LHS में जो इनका द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा है, RHS में कार्बन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम है ना, तो इनके बीच जो अंतर होगा वो निश्चित बंधन ऊर्जा से रिलेटेड होगा। तो इसके और इसके द्रव्यमान में अंतर बंधन ऊर्जा से रिलेटेड कैसे होगा वो देखना है। बस उसके लिए वो अपनी बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ये तो वही बोल रहा हूँ कि 6 बिखरे हुए प्रोटॉन लेते हैं, 6 बिखरे हुए न्यूट्रॉन लेते हैं और सबको सम्मिलित करके कार्बन नाभिक का निर्माण करते हैं। निर्माण करने में मतलब इस अभिक्रिया में जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वही बंधन ऊर्जा के बराबर होगी। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो देखना है। तो उसके लिए वही कि क्रिया कारक का द्रव्यमान देखेंगे, क्रिया फल का द्रव्यमान देखेंगे, घटा करके द्रव्यमान में लॉस, और द्रव्यमान में लॉस इतना आ गया तो ऊर्जा कितनी मुक्त होगी, 931 इंटू डेल्टा एम, या फिर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलो पहले क्रिया कारक का द्रव्यमान, तो मैं मुंह जुबानी बता रहा हूँ कि क्रिया कारक का द्रव्यमान कितना होगा, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्रिया कारक का द्रव्यमान आ गया, और क्रिया फल का द्रव्यमान मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस ये हो गया। बस क्रिया कारक का द्रव्यमान आ गया, क्रिया फल का द्रव्यमान आ गया, तो घटा करके द्रव्यमान में लॉस निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि द्रव्यमान में लॉस कितना होगा, क्रिया कारक का द्रव्यमान माइनस क्रिया फल का द्रव्यमान। तो क्रिया कारक का द्रव्यमान तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो क्रिया कारक का द्रव्यमान आ गया, माइनस क्रिया फल का द्रव्यमान कितना हो गया, मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। बस इन दोनों को घटाएंगे तो द्रव्यमान में लॉस आ जाएगा, ठीक है? और हमको अच्छे पता है कि इस प्रक्रिया में या इस अभिक्रिया में द्रव्यमान में लॉस इतना हो रहा है, तो ऊर्जा कितनी मुक्त होगी, 931 इंटू डेल्टा एम, है ना? तो बोल सकते हैं कि इस प्रक्रिया में या इस अभिक्रिया में द्रव्यमान में लॉस इतना हो रहा है, तो उसके कारण ऊर्जा कितनी मुक्त होगी, 931 इंटू डेल्टा एम, या ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में डेल्टा एम लॉस इंटू सी स्क्वायर, सही है ना? तो द्रव्यमान में लॉस इतना होगा तो ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी, 931 इंटू डेल्टा एम, या टेक्निकल शब्दों में डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इतनी ऊर्जा मुक्त होगी, है ना? तो बस बताओ कितनी ऊर्जा मुक्त होगी,
यहाँ लिख देता हूँ। यानी इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? क्या है यार, राइटिंग भी खराब आ रही है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम को क्या लिख सकते हैं? 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, है ना? तो द्रव्यमान में लॉस इतना हो गया इंटू सी स्क्वायर, इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही है। बस तुम बताओ कि बिखरे हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कार्बन नाभिक का निर्माण कर दिया, और नाभिक का निर्माण करने में जितनी भी ऊर्जा मुक्त होगी वही बंधन ऊर्जा के बराबर होगी, है। तो बस इस प्रक्रिया में जितनी भी ऊर्जा मुक्त होगी वही कार्बन नाभिक की बंधन ऊर्जा के बराबर होगी। तो बस हमको इनमें अंतर निकालना है, तो सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करोगे तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस इक्वल टू कितना आ गया? बंधन ऊर्जा बटे सी स्क्वायर, ये आ गया, है। तो बस आप परफेक्ट आंसर दे सकते हैं, है ना? तो हम बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, और उसकी तुलना में कार्बन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम होगा। और ध्यान रखना कि इस, है ना, हम ये बोल सकते हैं कि इसके और इसके द्रव्यमान में जो अंतर होगा वो बंधन ऊर्जा से रिलेटेड होगा, और इसके और इसके द्रव्यमान में अंतर एग्जैक्टली कितना होगा? बंधन ऊर्जा बाय सी स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट भी कर दिया कि इसकी और इसके द्रव्यमान में जो थोड़ा सा अंतर है वो बंधन ऊर्जा के समानुपाती होगा, और कितना होगा? बंधन ऊर्जा बाय सी स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली तुम कर सकते हो। है ना? चलो एक और चिरकुट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये तो मेरे ख्याल से तुम इजीली कर लोगे, ठीक है? ये भी वही बेवकूफ भरा वही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना कि आप प्रोटॉन के द्रव्यमान की जगह कई बार हाइड्रोजन का द्रव्यमान देता है, तो बात वही होती है, ठीक है? चलो एक और नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब तुम बता ही दोगे, ठीक है? तो इसमें हमको दे रखा है कि एलएचएस में, इसमें हमको दे रखा है कि एलएचएस में 8 प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी और 8 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, और इसके कंपटीशन में आरएचएस में ऑक्सीजन नाभिक की रेस्ट मास एनर्जी है। यहाँ ई का मतलब रेस्ट मास एनर्जी मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा। यहाँ ई का मतलब रेस्ट मास एनर्जी से है या विराम द्रव्यमान ऊर्जा से है, ठीक है? तो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, हमको दे रखा है कि एलएचएस में तो 8 8 इंटू प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी प्लस 8 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, और उसकी कंपटीशन में आरएचएस में ऑक्सीजन नाभिक की रेस्ट मास एनर्जी है। तो हमको देखना है कि दोनों में थोड़ा सा ज्यादा कौन होगा, वो देखना है। कर सकते हैं ना? बस हम अच्छे समझ गए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी और ऑक्सीजन नाभिक की रेस्ट मास एनर्जी है ना, तो हम तुरंत समझ गए कि डराने के लिए रेस्ट मास एनर्जी दे रखी है, मतलब इनडायरेक्टली द्रव्यमान दे रखा है ना? रेस्ट मास एनर्जी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये तो इनडायरेक्ट इनके कहने का मतलब ये है कि 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, या ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा। तो अभी देख चुके हैं हम, है ना? अभी देख चुके हैं कि 8 प्रोटॉन और 8 बिखरे हुए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, और इसको सम्मिलित करके नाभिक बनाएंगे तो द्रव्यमान थोड़ा कम होगा। तो हम लिख सकते हैं, है ना? हम लिख सकते हैं कि 8 प्रोटॉन और 8 बिखरे हुए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इन सबको सम्मिलित करके अगर ऑक्सीजन का नाभिक बनाए तो उसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम होगा। अभी पढ़ चुके हैं ना, तो वही 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, और इसको सम्मिलित करके ऑक्सीजन का नाभिक बनाए तो उसका द्रव्यमान थोड़ा कम होगा, है ना? और इसके द्रव्यमान में जो अंतर है वो किसके बराबर होगा? बंधन ऊर्जा बाय सी स्क्वायर के बराबर होगा, और देख चुके हैं। तो पक्का बोल सकते हैं कि इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, और उसकी तुलना में ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम होगा। बस द्रव्यमान में ये रिलेशन है, तो द्रव्यमान का बड़ा भाई रेस्ट मास एनर्जी में भी वही रिलेशन होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा, तो रेस्ट मास एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा होगी, और उसकी तुलना में ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम, तो रेस्ट मास एनर्जी भी थोड़ी कम होगी। तो इजीली ये चिरकुट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, ये जेई के एग्जाम में पूछा गया था,
लेकिन ये भी चिल्लर टाइप का क्वेश्चन था, ठीक ना? तो इसको भी देख लेना, इसका आंसर तुमको देना है। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है कि एलएचएस में तो 1 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी प्लस यूरेनियम 235 की रेस्ट मास एनर्जी है। और उसके कंपटीशन में आरएचएस में बेरियम की रेस्ट मास एनर्जी प्लस क्रिप्टॉन की रेस्ट मास एनर्जी प्लस 3 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। तो बस हमको देखना है कि एलएचएस और आरएचएस में कौन थोड़ा-सा ज़्यादा होगा वो देखना है। है ना? चलो तुमने सोच लिया ना? 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके बताओ कि इन दोनों में कौन थोड़ा ज़्यादा होगा? चलो मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा। नहीं तो इसका आंसर है कि एलएचएस में जो रेस्ट मास एनर्जी है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होगी और आरएचएस में जो रेस्ट मास एनर्जी है वो थोड़ी-सी कम होगी, ठीक ना? इसको कर लेते हैं, ठीक ना? बस हमको पूछा है कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम 235 की रेस्ट मास एनर्जी और उसकी कॉम्पिटिशन में बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी दोनों में कौन थोड़ा ज़्यादा होगा वो देखना है। तो हम तुरंत समझ गए कि डराने के लिए इनकी रेस्ट मास एनर्जी का कंपैरिजन करने को बोला है, मतलब इनडायरेक्टली इनके द्रव्यमान का कंपैरिजन करना है ना? और ये जो डेटा दे रखे हैं उसी से हम तुरंत समझ गए कि ये एक्चुअली यूरेनियम के नाभिक की विखंडन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, है ना? तो यही, ये जो डेटा दे रखे हैं उससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये लोग यूरेनियम के नाभिक के विखंडन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो यूरेनियम के नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया लिख देते हैं। तो मैंने बताया था कि यूरेनियम के नाभिक के विखंडन में क्या होता है? यूरेनियम 235 का नाभिक होता है और उसमें स्लो न्यूट्रॉन को अटैक कराते हैं। तो अटैक कराते हैं तो यूरेनियम का नाभिक एक तो बेरियम में टूटता है, दूसरा क्रिप्टॉन में टूटता है और साथ में 3 फ्रेश न्यूट्रॉन बनते हैं। ये बताया था ना मैंने? ये तो बताया था कि यूरेनियम 235 है, उसपे स्लो न्यूट्रॉन को फायर करते हैं। तो एक तो बेरियम में टूटता है, क्रिप्टॉन में टूटता है और साथ में 3 फ्रेश न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक ना? और हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि इस नाभिक की विखंडन अभिक्रिया में भी द्रव्यमान में थोड़ा-सा लॉस होता है। और हमको पता है अच्छे से। तो हमको अच्छे पता है कि इस नाभिक की विखंडन अभिक्रिया में भी द्रव्यमान में थोड़ा-सा लॉस होता है और द्रव्यमान में थोड़े से लॉस के कारण बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और लगभग कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना? पक्का बोल सकते हैं। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का फायर करते हैं तो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 फ्रेश न्यूट्रॉन बनते हैं और हमको पता है कि इस नाभिक की अभिक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है मतलब पक्का है कि इस नाभिक की अभिक्रिया में द्रव्यमान में थोड़ा-सा लॉस होता है। और तुम बताओ कि द्रव्यमान में थोड़ा-सा लॉस होता है मतलब बोल सकते हैं कि क्रिया कारक का द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा होगा और उसकी तुलना में क्रियाफल का द्रव्यमान थोड़ा कम होगा। बस आराम से बताओ कि क्रिया कारक का द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा होगा, तो समानुपाती रूप से क्रिया कारक की रेस्ट मास एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा होगी और क्रियाफल का द्रव्यमान थोड़ा कम होगा, तो उसके समानुपाती रूप से क्रियाफल की रेस्ट मास एनर्जी थोड़ी कम होगी। ये आंसर आ गया कि एलएचएस में जो इनकी रेस्ट मास एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी और आरएचएस में उसकी रेस्ट मास एनर्जी थोड़ी कम होगी। एक और खतरनाक चीज़, यहाँ थोड़ी-सी मूर्खता कर दी। एलएचएस में भी न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी और आरएचएस में भी न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। तो तुम 1 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी में 1 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी को कैंसल कर सकते हैं। तो इसको कैंसल करेंगे तो एलएचएस में तो क्या बचेगा? यूरेनियम की रेस्ट मास एनर्जी और आरएचएस में क्या बचेगी? बेरियम की रेस्ट मास एनर्जी प्लस क्रिप्टॉन की रेस्ट मास एनर्जी प्लस 2 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है ना? ये तो बस अभी भी एलएचएस थोड़ा ज़्यादा होगा और आरएचएस थोड़ा कम होगा। ये भी स्मार्टनेस होनी चाहिए यार, कि लड्डू के टाइप से क्वेश्चन को ऐसे जमा करके नहीं दिया होगा। तुम बताओ 1 न्यूट्रॉन से 1 न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कैंसल कर दो, तो ये समीकरण भी इसी के तुल्य ही है, ठीक? तो ये किसी भी फॉर्म में है तुमको आना चाहिए, ठीक? तो ये सब कर लिए। बस ये एक क्वेश्चन मैंने तुमको घर पे करने के लिए दिया था, तो बस ये हमने बंधन ऊर्जा वाला पार्ट टोटली कंप्लीट कर दिया। अब इसमें कोई कब्र खोद करके भी कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम इज़िली कर सकती हो, ठीक ना?